एक लड़की होटल के एलिवेटर में आती है, सारे बटन्स दबा देती है, फिर बार बार बाहर झांकती है जैसे किसी से बच रही हो या किसी ऐसी चीज़ को देख रही हो जो कैमरा में दिख नहीं रही। फिर वो गायब हो जाती है और कुछ हफ्तों बाद उसकी लाश मिलती है होटल के छत के पानी के टैंक के अंदर। ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं थी, ये इंटरनेट का ऑब्सेशन बन गई। और आज भी लोग पूछते हैं एलिसा लैम के साथ उस रात क्या हुआ था। एलिसा लैम 21 साल की कैनेडियन स्टूडेंट जनवरी 2013 में लॉस एंजल्स आई थी। वो अकेली ट्रैवल कर रही थी वेस्ट कोस्ट ट्रिप पर। 26 जनवरी के आसपास वो डाउनटाउन एले के एक मशहूर, बदनाम और ऑलमोस्ट कर्स्ड माने जाने वाले होटल में चेक इन करती है, सेसिल होटल, जो उस वक्त स्टे ऑन मेन ब्रांडिंग भी यूज कर रहा था। सेसिल होटल की रेपुटेशन पहले से ही काफ़ी डार्क थी। सालों से यहाँ सुसाइड, वायलेंट डेथ्स और क्रिमिनल हिस्ट्री जुड़ी हुई थी। इस होटल का नाम रिचार्ड रैमिरेज जैसे सीरियल किलर से भी जोड़ा गया। इसी वजह से जब एलिसा के साथ जो हुआ वो सामने आया, लोगों ने सीधा सोचा यह जगह नॉर्मल नहीं है। सोचो, एक ऐसा होटल जिसका पास्ट ऑलरेडी खून, डेथ और डिस्पेयर से भरा हो। एक यंग ट्रैवलर उस जगह रुकती है। फिर एक ऐसी सीसीटीवी क्लिप मिलती है जो देखकर लगता है जैसे वो किसी इनविजिबल प्रेजेंस से रिएक्ट कर रही हो। किसी को लगा वो किसी अनसीन पर्सन से बात कर रही थी, किसी ने कहा वो किसी स्पिरिट से बच रही थी, और कुछ लोगों ने तो सीधा कह दिया सेसिल होटल हॉन्टेड है। इंटरनेट ने इस केस को और भी ज़्यादा इरी बना दिया। लोग एलिवेटर फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देखने लगे। उसके हैंड जेस्चर्स, उसका कॉर्नर में छिपना, उसका हॉल में अजीब तरीके से हाथ हिलाना, सब कुछ पैरानॉर्मल लग रहा था। और सबसे बड़ा सवाल था, अगर वो अकेली थी तो वह किससे बच रही थी। 31 जनवरी 2013 को एलिसा लास्ट टाइम जिंदा देखी गई। बाद में LAPD ने 13 फरवरी को उसका एलिवेटर सर्विलेंस वीडियो रिलीज़ किया ताकि पब्लिक से लीड्स मिल सके। वीडियो में एलिसा एलिवेटर में आती है, मल्टीपल बटन्स प्रेस करती है, फिर डोरवे के पास जाकर लेफ़्ट राइट देखती है जैसे हॉलवे में कोई हो। कुछ सेकंड्स के लिए वो अंदर के कॉर्नर में छुपने जैसी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है। फिर एलिवेटर के बाहर खड़ी होकर हाथ और फिंगर से ऑड मोशंस करती है। सबसे ज़्यादा लोग एक चीज़ पर अटक गए, एलिवेटर का दरवाज़ा बंद क्यों नहीं हो रहा था। क्या कोई बाहर से उसे होल्ड कर रहा था? क्या कोई इनविजिबल एंटिटी थी? क्या कैमरा टेम्पर्ड था? यही वो क्लिप थी जिसने इस केस को नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस से निकलकर ग्लोबल इंटरनेट मिस्ट्री बना दिया। फिर केस और डिस्टर्बिंग हो गया। 19 फरवरी को होटल गेस्ट लो वाटर प्रेशर और पानी के अजीब टेस्ट और स्मेल की कंप्लेंट कर रहे थे। मेंटेनेंस वर्कर रूफटॉप पर वाटर टैंक चेक करने गया। वहाँ उसने देखा कि अंदर एलिसा लैम की बॉडी पानी में फेस अप मिली। ये टैंक होटल के गेस्ट रूम्स, किचन और कॉफ़ी शॉप के पानी से कनेक्टेड था। अब मिस्ट्री और गहरी हो गई। एक यंग वुमन जो कुछ दिनों पहले एलिवेटर में अजीब बिहेवियर करते हुए देखी गई थी, वो कैसे पहुंची छत के वाटर टैंक के अंदर, और अगर वो खुद गई थी तो क्यों। पुलिस ने इनिशियली उसकी डिसअपीयरेंस को सस्पिशियस ट्रीट किया। LAPD ने मिसिंग पर्सन अलर्ट निकाला और बाद में एलिवेटर वीडियो भी रिलीज़ किया। जब बॉडी मिली तो बड़ा इशू ये था कि रूफटॉप टैंक तक पहुंचना इजी नहीं लगता था। रिपोर्ट के मुताबिक रूफ एक्सेस एक लॉक डोर और अलार्म सिस्टम के थ्रू था, और टैंक तक पहुंचने के लिए और लैडर्स चढ़नी पड़ती थी। इसलिए
मर्डर थ्योरी स्ट्रांग हुई। लोगों ने कहा, अकेले कैसे पहुंच गई? अगर लिड बंद थी तो वो अंदर जाकर उसे बंद कैसे करती? पुलिस ने रूफ चेक किया था, फिर टैंक क्यों नहीं देखा? ये सारे सवाल वैलिड थे और इसी वजह से केस इतना ज़्यादा डिस्कस हुआ। बाद की कोर्ट फाइलिंग्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल सामने आई। मेंटेनेंस एम्प्लॉय सैंटियागो लोपेज ने ये कहा कि जब उसने मेन टैंक इंस्पेक्ट किया तब हैच ओपन था। उसने अंदर झांककर एलिसा को देखा। ये डिटेल बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इंटरनेट पर एक बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर एलिसा टैंक में गई भी हो तो लीड किसने बंद की। अब अगर हैच वाकई ओपन था तो ये पजल का एक मेजर पीस सॉल्व हो जाता है। उसी एम्प्लॉय ने यह भी डिस्क्राइब किया कि रूफ तक जाने के लिए अलार्म ऑफ करना पड़ता था और फिर प्लेटफॉर्म और लैडर से टैंक तक चढ़ना पड़ता था। लेकिन लेटर लीगल प्रोसीडिंग्स में ये बात सामने आई कि गेस्ट थ्योरेटिकली फायर एस्केप के थ्रू रूफ तक जा सकता था। कोर्ट ने होटल के अगेंस्ट नेग्लिजेंस केस डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि होटल के लिए इस एग्जैक्ट डेथ को फोर्सी करना रीजनेबल नहीं था क्योंकि ये एरिया गेस्ट के लिए अलाउड नहीं था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर हम सिर्फ उस रात को देखेंगे तो शायद हम सच का सिर्फ आधा हिस्सा ही समझ पाएंगे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं उस लड़की के पास जो इस मिस्ट्री के बीच में थी। एलिसा लैम वैंकूवर कनाडा में पली बड़ी एक इंटेलिजेंट, इंट्रोवर्टेड और थॉटफुल लड़की थी। वो अपनी स्टडीज़ में अच्छी थी और लिखने का शौक़ रखती थी। उसका एक टम्बलर ब्लॉग भी था जहाँ वो अपने थॉट्स, फोटोज़ और फीलिंग्स शेयर करती थी। उसके राइटिंग्स में एक चीज़ बार बार दिखाई देती थी, एक स्ट्रगल जो बाहर से दिखाई नहीं देता। एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही थी, एक ऐसी कंडीशन जहां इंसान के मूड एक्सट्रीम हाइज और एक्सट्रीम लोज के बीच स्विंग करते हैं। कभी एनर्जी इतनी हाई होती है कि नींद की ज़रूरत महसूस नहीं होती और कभी इतनी लो कि उठना भी मुश्किल हो जाता है। कभी दिमाग इतना फास्ट चलने लगता है, थॉट्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और कभी रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन ब्लर होने लगती है। और सबसे डेंजरस फेज होता है मेनिया या साइकोटिक एपिसोड, जहां इंसान को लग सकता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो एक्चुअली वहाँ है ही नहीं। अब एक बार फिर से एलिवेटर फुटेज याद करो। वो बार बार बाहर झांकना, कॉर्नर में छुपना, इनविजिबल किसी से रिएक्ट करना। क्या हो सकता है? ये सब किसी पैरानॉर्मल एंटिटी का रिएक्शन नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर चल रही एक इनविजिबल फाइट हो। अब आते हैं ऑफिशियल फाइंडिंग्स पर। लॉस एंजल्स काउंटी कोरोनर ने डेथ को ड्राउनिंग बताया और एक इम्पोर्टेंट लाइन ऐड की, बाइपोलर डिसऑर्डर एज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। रिपोर्ट में कोई फिजिकल ट्रॉमा नहीं मिला, यानी किसी वायलेंट स्ट्रगल या अटैक का एविडेंस नहीं था। टॉक्सिकोलॉजी ने भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई, रिक्रिएशनल ड्रग्स का कोई साइन नहीं था, लेकिन उसकी प्रिस्क्राइब्ड साइकेट्रिक मेडिकेशन के लेबल ने यह सजेस्ट किया कि वो या तो अपनी मेडिकेशन प्रॉपरली नहीं ले रही थी या उस वक्त अंडर मेडिकेटेड थी। और अगर एक इंसान जो ऑलरेडी अनफैमिलियर जगह पर हो, अकेला हो और उस वक्त एक मेंटल हेल्थ एपिसोड एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो रियलिटी और फियर के बीच की लाइन कम्प्लीटली टूट सकती है। चलिए अब वापस आते हैं उस वायरल एलिवेटर वीडियो पर। जो चीज़ सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल लग रही थी, एलिवेटर का डोर ओपन रहना, उसका भी एक नॉन पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन सामने आया। लेटर एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट्रीज डिस्कशन में ये पॉइंट हाईलाइट हुआ कि एलिसा ने लाइकली डोर होल्ड या ओपन बटन प्रेस किया था, जो कुछ एलिवेटर में दरवाज़ा काफ़ी देर तक ओपन रखता है।
यानी जो लोग समझ रहे थे कि कोई अनसीन फोर्स या अनसीन अटैकर दरवाज़ा रोक रहा है, हो सकता है उसका रीज़न मैकेनिकल और ऑर्डिनरी हो। फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। अगर कोई पर्सन साइकोटिक एपिसोड, पैरानोइया या डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो एग्जैक्टली ऐसे अनप्रेडिक्टेबल जेस्चर्स, हाइडिंग बिहेवियर और फ्रैगमेंटेड रिएक्शन दिखा सकता है। ये कंक्लूजन ऑफिशियल रिपोर्ट में लाइन बाय लाइन नहीं लिखा गया, लेकिन कोरोनर फाइंडिंग, मेडिकेशन एविडेंस और लेटर साइकेट्रिक कमेंट्री इसी डायरेक्शन को सपोर्ट करते हैं। ये एक इन्फ्रेंस है, बट अ मेडिकली ग्राउंडेड इन्फ्रेंस। मोस्ट प्रोबेबल रिकंस्ट्रक्शन ये है। एलिसा लैम, जो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही थी, उस वक्त या तो अंडर मेडिकेटेड थी या मेडिकेशन प्रॉपरली नहीं ले रही थी। 31 जनवरी की रात उसका बिहेवियर इंक्रीजिंगली इरेटिक हुआ। एलिवेटर फुटेज उस मेंटल स्टेट की एक डिस्टर्बिंग झलक हो सकती है। फिर किसी रूट से, पॉसिबली फायर एस्केप या रूफ एक्सेस पाथ, वो छत तक पहुंची। वहां उसने वाटर टैंक में एंट्री की, शायद हाइड करने के लिए, शायद कन्फ्यूज़न में, शायद पैरानोइया के अंदर। उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाई। ऑफिशियली डेथ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग रूल्ड हुई। केस में अब भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बचते हैं। हाँ, एग्जैक्ट मिनट बाय मिनट सीक्वेंस हम कभी शायद ना जान पाए, लेकिन अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन मर्डर या पैरानॉर्मल नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस प्लस ट्रैजिक एक्सीडेंट लगता है। लेकिन फिर भी इस केस का अनसेटलिंग फील कभी ख़त्म नहीं होता। एक बदनाम होटल, एक ईरी एलिवेटर वीडियो, एक बॉडी रूफटॉप वाटर टैंक में, और एक ऐसा फेस जो इंटरनेट कभी भूल नहीं पाया। इसीलिए कुछ लोग आज भी कहते हैं, हो सकता है ऑफिशियल आंसर सही हो, पर सेसिल होटल के दीवारों में कुछ और भी था। शायद हॉन्टेड हिस्ट्री ने लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस किया। शायद सिर्फ कोइंसिडेंस ने हॉरर का शेप लिया, या शायद इंसान को रैंडम ट्रेजेडी से ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो उसमें घोस्ट ढूंढता है। तो क्या एलिसा लैम केस सॉल्व्ड है? ऑफिशियली यस। कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग, मैनर एक्सीडेंट, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बाइपोलर डिसऑर्डर। लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन में ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है, क्योंकि कभी कभी सच भूत से कम डरावना नहीं होता। कभी कभी सबसे हॉन्टिंग चीज़ घोस्ट नहीं होती, एक तन्हा इंसान का टूटना होता है। हेलो गाइस, आपका ऐसा वीडियो सुनना मन लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरी करो।